आज जो सीखा है आप ही टीचर बन के आपके 3 दोस्तों को सिखाइए, फिर दूसरा दोस्त और 3 को सिखाए, फिर तीसरा दोस्त और 3 को सिखाए, फिर चौथा दोस्त, यानी एक प्रकार से जितना जितने पाया होगा वो परोसेगा और हर एक को ध्यान में आएगा, देखिए यार उसने इस बिंदु को पकड़ा था, मुझसे छूट गया था, उसने इस पॉइंट को पकड़ा था, मुझसे छूट गया था। चारों लोग जब रिप्ले करेंगे उस बात को और खुद आप करेंगे, किताब नहीं है, कुछ नहीं है, सुना है, आप देखिए वो आपका अपना बन जाएगा। आप चीजों को, अब आपने देखा होगा कहीं कोई घटना घटी हो, बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर को भी ये टीवी वाले खड़े हो जाते हैं ना डंडा लेकर के, और आपने देखा होगा वो जवाब देने में इधर उधर हो जाते हैं। कुछ लोगों को तो पीछे से प्रॉम्प्टिंग करना पड़ता है, आपने देखा होगा। लेकिन एक गांव की महिला है, कहीं एक्सीडेंट हुआ है और कोई टीवी वाला पहुंच गया, उसने बेचारी को टीवी क्या है मालूम भी नहीं है और उसको पूछ लिया। आप देखिए बड़े आत्मविश्वास के साथ वो सारा वर्णन कर देती हैं कि ऐसा हुआ था, फिर ऐसा हुआ था, फलाने आए थे, टिकने आए थे, ऐसा, यानी परफेक्टली चीजों बता। क्यों? क्योंकि उसने जो अनुभव किया उसको वो आत्मसात कर लेते हैं और उसके कारण उसको रिप्ले बड़ी आसानी से कर लेते हैं। और इसलिए मैं मानता हूं कि आप अपने आप को खुले मन से इन चीजों से जोड़ेंगे तो कभी भी निराशा आपके दरवाजे पर दस्तक नहीं दे सकती है। Honorable Prime Minister, sir, thank you for giving us the mantra to think, observe and believe. However tall the summit, we assure you that we will never give up. माननीय प्रधानमंत्री जी, अपनी कला, संस्कृति और परंपराओं के लिए प्रसिद्ध खम्मम तेलंगाना से यादा अनुषा, जो कि 12वीं कक्षा की छात्रा हैं, आपसे अपने प्रश्न का समाधान चाहती हैं। अनुषा, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार, मेरा नाम यादा अनुषा है। मैं गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज नागुलंजा में 12 कक्षा पढ़ रही हूँ। मैं खम्मम जिले तेलंगाना से हूँ। सर, मेरे सवाल यहाँ है कि जब शिक्षक हमें पढ़ाते हैं तो हम समझ जाते हैं, लेकिन कुछ समय या कुछ दिनों के बाद हम भूल जाते हैं। कृपया इसके बारे में मेरी मदद करें। धन्यवाद सर। धन्यवाद अनुषा। मान्यवर, हमें एक अन्य प्रश्न नमो ऐप के माध्यम से प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रश्नकर्ता गायत्री सक्सेना जानना चाहती है, परीक्षा देते समय उनके साथ अक्सर ऐसा होता है, जो पढ़े और याद किए हुए विषय हैं वो भी परीक्षा हॉल में भूल जाते हैं, जबकि परीक्षा से पहले या परीक्षा के बाद साथियों से बात करते समय उन्हें वही जवाब ध्यान में रहता है। ऐसी स्थिति को बदलने के लिए क्या करना चाहिए? मान्यवर, अनुषा एवं गायत्री सक्सेना के जैसे प्रश्न अनेक अन्य लोगों के मन में भी है, जिनका संबंध स्मरण शक्ति से है। कृपया इस दिशा में मार्गदर्शन कर कृतार्थ करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। शायद हर विद्यार्थी के दिमाग में ये विषय कभी न कभी तो एक समस्या बन करके खड़ा हो ही जाता है। हर एक को लगता है कि मुझे याद नहीं रहता है, ये मैं भूल गया। लेकिन आप अगर देखेंगे इवन एग्जाम के टाइम पर अचानक ऐसी चीजें आपकी निकलने लगेगी कि आपको कभी एग्जाम के बाहर, अरे मैंने तो पिछले हफ्ते भर में कभी इस विषय को छुआ नहीं था, अचानक क्वेश्चन आ गया लेकिन मेरा जवाब बहुत अच्छा हो गया। मतलब कहीं पर स्टोर था, आपका भी ध्यान नहीं था, अंदर स्टोर था। और वो स्टोर क्यों था? क्योंकि जब वो भर रहे थे तब दरवाजे खुले थे, कपबोर्ड खुला हुआ था, इसलिए अंदर वो गया। अगर कपबोर्ड बंद होता, कितना ही पड़ोसते, कुछ नहीं जाता। और इसलिए कभी कभी ध्यान शब्द ऐसा है कि लोग उसको
योगा, मेडिटेशन, हिमालय, ऋषि मुनि वहां जोड़ देते हैं। मेरा बड़ा सिंपल सा मत है। ध्यान का मतलब क्या है? अगर आप यहां आए लेकिन अभी आप सोते होंगे कि मम्मी घर पे टीवी देखती होगी, वो ढूंढती होंगी मैं किस कोने में बैठा हूं, मतलब आप यहां नहीं है, आप घर में है। आपके दिमाग में यही है कि मम्मी टीवी देखती होगी कि नहीं देखती होगी, मैं यहां बैठा हूं, वो उनको नजर आया होगा कि नहीं आया होगा। आपका ध्यान यहां होना चाहिए था, लेकिन आपका ध्यान वहां है, मतलब आप बेध्यान है। अगर आप यहां है तो आप ध्यान में है, आप वहां है तो आप बेध्यान है। और इसलिए ध्यान को इतनी सरलता से जीवन में स्वीकार कीजिए। आप इतनी सरलता से स्वीकार कीजिए। ये कोई बहुत बड़ा साइंस है और कोई बहुत बड़ा नाक पकड़ करके हिमालय में जाके बैठना पड़ता है, ऐसा नहीं है जी। बहुत सरल है। आप उस पल को जीने की कोशिश कीजिए। अगर उस पल को आप जी भर के जीते हैं तो वो आपकी शक्ति बन जाता है। बहुत से लोग आपने देखे होंगे सुबह चाय पीते रहते होंगे, अखबार पढ़ते होंगे, परिवार के लोग कहते हैं अरे पानी गर्म हो गया, चलो जल्दी नहाने के लिए चलो। नहीं नहीं, मुझे अखबार पढ़ना है। फिर कहेंगे नहीं नहीं, नाश्ता गर्म है, ठंडा हो जाएगा। फिर भी कहें नहीं, मुझे अखबार पढ़ना है। कभी उन माताओं से मैं कहता हूं जो घर में ऐसी परेशानी करते हैं उनको जरा शाम को पूछो कि आज अखबार में क्या पढ़ा था। मैं 99% लोग बताता हूं वो नहीं कह पाएंगे कि आज के अखबार की हेडलाइन क्या थी। क्यों? वो न जागरूक है, न वो उस पल को जी रहा है। वो आदतन पन्ने घुमा रहा है, आंखें देख रही हैं, चीजें पढ़ी जा रही हैं, कुछ भी रजिस्टर नहीं हो रहा है। और अगर रजिस्टर नहीं हो रहा है तो मेमोरी चिप में जाता नहीं है। और इसलिए आपके लिए पहली आवश्यकता यह है, आप जो भी करें उससे उस वर्तमान को, और मेरा अभी भी मत है कि परमात्मा की इस सृष्टि को सबसे बड़ी कोई सौगात है। अगर मुझे कोई पूछेगा तो मैं कहूंगा वो सौगात वर्तमान है। जो इस वर्तमान को जान पाता है, जो इस वर्तमान को जी पाता है, जो इस वर्तमान को आत्मसात कर पाता है, उसके लिए भविष्य के लिए कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं होता है। और मेमोरी का भी यही कारण है कि हम उस पल को नहीं जीते हैं और उसके कारण हम उसको गवा देते हैं। दूसरा, मेमोरी का जीवन से संबंध होता है। सिर्फ एग्जाम से है ये सोचोगे तो फिर तो आप उसकी कीमत ही नहीं समझते हैं, उसका मूल्य ही नहीं समझते हैं। अगर मान लीजिए आपके किसी दोस्त का जन्मदिन आपको याद रहा और आपने जन्मदिन पर उसको फोन किया, आपकी तो वो मेमोरी थी जिसके कारण आपको जन्मदिन याद रहा, लेकिन वो मेमोरी आपके जीवन के विस्तार का कारण बन जाता है। जब उस दोस्त को टेलीफोन जाता है, उसको अरे वाह, उसको मेरा जन्मदिन इतना याद था, मतलब मेरे जीवन की अहमियत उसके जीवन में है। वो जीवन भर आपका बन जाता है। कारण क्या था? वो एक मेमोरी। मेमोरी जीवन के विस्तार का बहुत बड़ा कैटलिक एजेंट है। और इसलिए हम हमारी स्मृति को सिर्फ परीक्षा तक, सवाल जवाब तक सीमित न करें, आप उसका विस्तार करते चलिए। जितना विस्तार करेंगे चीजें अपने आप जुड़ती जाएगी। दूसरा, आप कभी
2 बर्तन लीजिए, 2 बर्तन में पानी भरिए, पानी भर करके उसके अंदर एक कॉइन रखिए, दोनों में। पानी शुद्ध है, स्वच्छ है, दोनों एक ही प्रकार का पानी है, दोनों एक ही प्रकार के बर्तन है, दोनों एक ही प्रकार के उसमें कॉइन है, और आप उसको देखिए। लेकिन एक बर्तन है जो हिल रहा है, पानी इधर उधर हो रहा है, नीचे कॉइन है, दूसरा स्थिर है। आप देखेंगे कि जो स्थिर पानी वाला कॉइन है वो आपको परफेक्ट दिखता है, हो सकता है उस पर लिखी हुई चीज भी दिखाई दे, और जो पानी हिल रहा है वहां पर भी वही कॉइन, वही साइज है, उतना ही गहरा है, लेकिन दिखता नहीं। क्यों? पानी हिल रहा है, बर्तन हिल रहा है। अगर मन भी ऐसे डोलता रहे और हम सोचें कि उसमें कॉइन जो है मुझे दिखाई देगा, आपने देखा होगा एग्जाम में आपकी समस्या ये होती है कि देखो ये बगल वाला तो ऊपर दिखता नहीं, लिखता ही रहता है, अब मैं पीछे रह जाऊंगा, उसको ना, यानी दिमाग उसी में लगा पड़ा है। आपका दिमाग इतना हाल डोल कर रहा है कि जो भीतर मेमोरी रूपी जो कॉइन है ना, आपको वो दिखता ही नहीं है। एक बार मन को स्थिर कर लीजिए। मन को स्थिर करने की दिक्कत है तो जरा डीप ब्रीथिंग कर लीजिए, 3-4 बार गहरी सांस लीजिए, एकदम सीना तान करके आंख बंद करके कुछ पल बैठिए। मन स्थिर हो जाते ही वो कॉइन जैसे दिखने लगता है, आपके मेमोरी के भीतर पड़ी हुई चीज यूं ही उभर करके आना शुरू हो जाती है। और इसलिए ईश्वर ने जिसकी मेमोरी ज्यादा है उसको कोई एक्स्ट्रा एनर्जी दी है, ऐसा नहीं है जी। हम सबको, हमारे सबका जो इंटरनल प्रोडक्ट है परमात्मा ने बहुत ढंग से बनाया हुआ है। हम किसको पनवाते हैं, किसको बढ़ाते हैं, उस पर निर्भर करता है। तो आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हो। आप में से जो लोग पुराने शास्त्रों को जानते होंगे, कुछ तो कभी यूट्यूब पर भी कुछ चीजें अवेलेबल होती हैं, कुछ शताब्दानी लोग होते हैं, उनको एक साथ 100 चीजें याद आती है। हमारे देश में ये चीजें कभी कभी इसकी बड़ी प्रचलन हुआ करती थी। तो हम इसको ट्रेन कर सकते हैं, अपने मन को भी ट्रेन कर सकते हैं। लेकिन मैं आज, आप परीक्षा में जा रहे हैं इसलिए मैं उस दिशा में आपको नहीं ले जाऊंगा, लेकिन मैं कहता हूं मन स्थिर रखिए। आप अपने पास चीजें पड़ी हैं, वो अपने आप आना शुरू हो जाएगी, आपको वो दिखना शुरू हो जाएगी, आपका उसका स्मरण होना शुरू हो जाएगा, और वही बहुत बड़ी ताकत बन जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने जिस स्नेहपूर्ण सरलता से हमें ध्यान की विधि सिखाई, निश्चय ही मेरी तरह सबका मन खिल उठा है। धन्यवाद महोदय। माननीय प्रधानमंत्री जी, खनिज संसाधनों से समृद्ध राज्य, मनोरम पर्यटन स्थल रामगढ़ झारखंड से कक्षा 10वीं की छात्रा श्वेता कुमारी आपसे अपने प्रश्न का समाधान चाहती हैं। श्वेता, कृपया अपना प्रश्न रखिए। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार, मैं श्वेता कुमारी केंद्रीय विद्यालय उत्तराखंड की 10वीं की छात्रा हूँ। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ। मेरी पढ़ाई में प्रोडक्टिविटी रात का समय अधिक होती है, पर सब मुझे दिन में पढ़ने को बोलते हैं, मैं क्या करूँ? धन्यवाद। धन्यवाद श्वेता। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नमो ऐप के माध्यम से प्राप्त प्रश्न जिसमें राघव जोशी के सामने एक अजीब सी दुविधा है। माँ बाप हमेशा कहते हैं पहले पढ़ाई करो फिर खेल कूद करो, लेकिन उन्हें लगता है कि खेलने कूदने के बाद पढ़ाई करते हैं तो उन्हें चीजें बेहतर तरीके से समझ में आती हैं। कृपया राघव एवं श्वेता के साथ साथ उन जैसे कई विद्यार्थियों को समझाएं कि वे ऐसा क्या करें कि उनकी प्रोडक्टिविटी श्रेष्ठतम हो। हम सबकी दुविधा का समाधान करने की कृपा करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। ये बात सही है कि हर कोई चाहता है कि उसके समय का सदुपयोग हो, जिस काम के लिए समय लगाया है उसका उतना ही उसको लाभ मिले। और ये अच्छी सोच है और ये आवश्यक भी सोच है कि हमें हमेशा जागृत रूप से प्रयास करना चाहिए कि क्या मैं जो समय लगा रहा हूं, मैं जो समय खपा रहा हूं, उसका मुझे आउटकम मिलता है कि नहीं मिलता है।
आउटपुट तो दिखेगा, आउटकम नहीं दिखेगा। इसलिए पहले तो खुद में एक आदत डालनी चाहिए कि मैंने जितना इन्वेस्ट किया उतना मुझे प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ, और इसका हम हिसाब किताब लगा सकते हैं। और ये आदत हमको डालनी चाहिए कि भाई मैंने आज मैथमेटिक्स के पीछे 1 घंटा लगा दिया, तो मुझे उस 1 घंटे में जो मुझे करना था वो मैं कर पाया या नहीं कर पाया। उसमें से जो सवाल मुझे कठिन लगते थे वो अब मुझे सहज हो गए नहीं हो गए, मतलब मेरा आउटकम इंप्रूव हो रहा है। ये हमें एनालिसिस करने की आदत डालनी चाहिए। बहुत कम लोगों को एनालिसिस की आदत होती है, वो एक के बाद एक पूरा करते ही जाते हैं, करते ही जाते हैं, करते ही जाते हैं, और बाद में पता ही नहीं रहता कि अरे वो जरा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत थी, उसको मैंने ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं थी। कभी कभी क्या होता है, हमारे अपने टाइम टेबल में जो सबसे सरल है, जो सबसे प्रिय है, हम घूम फिर करके उसी में घुस जाते हैं। मन करता है चलो इसी को कर ले, क्यों, आनंद आता है। और उसके कारण जो कम पसंद है, थोड़ा कठिन है, उससे बचने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा हमारा बॉडी जो है ना, वो बॉडी शब्द मेरा अच्छा नहीं है लेकिन सरलता के लिए बता देता हूं। कभी कभी लगता है हमारा बॉडी चीटर है। आप तय करें मुझे ऐसे बैठना है, आपको पता ही नहीं होगा कैसे ऐसे हो जाते हो, पता ही नहीं होता है। मतलब आपके साथ आपका बॉडी चीटिंग करता है। आपने मन से तय किया कि मुझे ऐसे ही बैठना है, लेकिन थोड़ी देर में ढीले हो जाते हो, हाथ पैर, यानी जो ओरिजिनल स्वभाव है वहां बॉडी आपको ढल जाती है। फिर जागरूक होकर के ऐसे कर लोगे, फिर हो जाते हो। मतलब ये बॉडी जैसे चीटर है ना, वैसे मन भी चीटिंग करता है कभी कभी, और इसलिए हमें इस चीटिंग से बचना चाहिए। हमारा मन हमारा चीटर नहीं बनना चाहिए। वो कैसे बन जाता है कि जो चीज मन को पसंद है हम उसी पे चले जाते हैं। हमें जो जरूरी है, महात्मा गांधी जी श्रेय और प्रेय की बात करते थे। जो चीज श्रेयस्कर है और जो चीज प्रिय है, व्यक्ति श्रेयस्कर के बजाय प्रिय की तरफ चला जाता है। जो श्रेयस्कर है उस पर हमने चिपक के रहना चाहिए, यह बहुत आवश्यक होता है। और उसी की तरफ अगर मन चीटिंग करता है, वहां ले जाता है, फिर खींच के ले आओ, तो आपकी प्रोडक्टिविटी और आपका आउटकम बढ़ेगा, और उसके लिए प्रयास करना चाहिए। दूसरा, ये जो सोचना कि मैं रात को पढ़ूं तो अच्छा होता है, कोई कहता है मैं सुबह पढ़ूं तो अच्छा होता है, कोई कहे खाना खा करके पढ़ूं तो अच्छा होता है, कोई कहता है भूखा रह करके पढ़ूं, ये हर एक की अपनी अपनी प्रकृति होती है। आप ऑब्जर्व कीजिए अपने आप को, किस चीज में आप कंफर्टेबल हैं। एक्चुअली है आप कंफर्ट होने चाहिए। अगर आप कंफर्ट नहीं है उस परिषद से, बैठने से, उठने से, तो आप शायद उसको नहीं कर। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक ही प्रकार की जगह होगी तब नींद आएगी उसको। मुझे याद है, मैं बहुत साल पहले एक मूवी देखी थी। उस मूवी में एक दृश्य आता है, कोई एक व्यक्ति झुग्गी झोपड़ी के पास अपनी जिंदगी गुजारता है और फिर अचानक कोई अच्छी जगह पे रहने जाता है। उसको नसीब आता है लेकिन नींद नहीं आ रही है। और नींद क्यों नहीं आती, तो फिर अपना दिमाग खपाता है, तो वो जाता है रेलवे स्टेशन पे और रेल की पटरी की जो आवाज, खटापटी आवाज, उसको टैप करता है और घर में ला करके वो टैप रिकॉर्ड शुरू करता है और फिर सो जाता है, नींद आ जाती है। उसका वो कंफर्ट हो जाता है जब तक उसको वो, अब हर एक के लिए कोई कहे कि भाई ट्रेन की आवाज आएगी तो तुम्हें नींद आएगी, हर एक के लिए जरूर नहीं होता, लेकिन उसको वो कंफर्ट लगा। मैं समझता हूं कि हमें भी पता होना चाहिए, इसका प्रेशर बिल्कुल मत रखिए। जिस चीज में आपको आनंद आता है, आपको कम से कम उसके लिए अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है, वो रास्ता छोड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन उस कंफर्ट अवस्था में भी आपका काम है आपकी पढ़ाई, आपका काम है मैक्सिमम आउटकम, उसमें से जरा भी हटना नहीं है।
और मैंने देखा है लोग कैसे काम करते हैं। कभी कभी हम सुनने को तो अच्छा लगता है कि फलाना व्यक्ति 12 घंटे काम करता है, 14 घंटे काम करता है, 18 घंटे काम करता है, सुनना अच्छा लगता है। लेकिन एक्चुअली 18 घंटे काम करना क्या होता है, मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा लेसन है। मैं जब गुजरात में था तो केका शास्त्री जी करके एक बहुत बड़े विद्वान थे। स्वयं तो 5वीं 7वीं कक्षा तक ही पढ़े थे, लेकिन अनेक ग्रंथ लिखे थे उन्होंने, दर्जनों ग्रंथ लिखे थे, और वो पद्म सम्मान से भी सम्मानित थे। वो जीवित रहे थे 103 साल, और जब मैं वहां था तो मैंने उनकी शताब्दी का ऑफिशियल कार्यक्रम सरकार का किया था। मेरा उनके साथ बड़ा निकट रिश्ता जैसा था, बड़ा प्यार रहता था मुझ पर उनका। तो मैं बहुत साल पहले, तब तो मैं मुख्यमंत्री भी नहीं था, तो हमने एक बार कार्यक्रम बनाया कि उनको लेकर के राजस्थान के तीर्थ क्षेत्रों पर मैं उनको दर्शन करने के लिए ले जाऊंगा। तो मैं उनको लेकर के चला, तो हम एक व्हीकल में थे सब लोग। मैं देखता था कि उनके पास बहुत कम लगेज था, लेकिन उसमें भी ज्यादा लगेज उनकी लिखने पढ़ने की चीजें थी। कहीं रेलवे का क्रॉसिंग आता था तो बंद हो जाता था, रुक जाना पड़ता था जब तक ट्रेन पारित नहीं होती, वो दरवाजा खुलता नहीं था, आगे बढ़ते नहीं थे। अब उस समय हम क्या करते हैं, हम या तो नीचे उतर के थोड़े टहलेंगे, या कोई सिंह चना बेचता होगा तो लेकर के खाएंगे। हम अपना समय, मैं देखता था कि जैसे ही खड़ी हुई गाड़ी, वो अपने थैले में से कागज निकालते थे और एकदम से लिखना शुरू कर। तब उनकी उम्र मैं समझता हूं 80 तो करीब पहुंच गई होगी। यानी समय का कैसे उपयोग करना, आउटकम किसको कहते हैं, मैं इतनी बारीकी से उनको देख रहा था। और शायद तीर्थ यात्रा के समय में रिलैक्स रहना, घूमना फिरना, देखना, बातें को सारा बाजू में अपना काम करते ही रहना, किसी भी परिस्थिति में करते रहना, मैं समझता हूं ये बहुत आवश्यक होता है। जीवन में इसे बहुत कुछ मिलता है। Honorable Sir, thank you for making us understand the importance of self-analysis and realizing that we should learn joyfully for rising to excellence. Honorable Prime Minister, Sir, Erica George, a student of class 9th from the beautiful lush green land with eucalyptus forest, Udhampur, Union Territory of Jammu and Kashmir, seeks your guidance. Erica, please ask your question. Greetings, Honorable Prime Minister, sir. I'm Erica George from APS Udhampur, Jammu and Kashmir from 9th. Sir, the question that I wanted to ask was, nowadays there's a lot of competition, especially in the academic fields and in a country like India. In this case, there are a lot of people who are really very talented and knowledgeable, but due to some reason they could not appear for the exams. Maybe they could not choose the right path, or maybe they do not have the proper counseling. So sir, in this case, what can we do for these people so that the talent of these people does not go to a waste and instead can be utilized in a better and efficient way? Thank you, sir. Thank you, Erica. Honorable Prime Minister, sir, Hari Om Mishra, a class 12 student from Industrial Hub, Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh, is preparing for his board exams and wishes to ask a similar question that has been invited by a competition organized by ZTV. Hari Om, please ask your question. नमस्कार, मेरा नाम हरिओम मिश्रा है और मैं कैम्ब्रिज स्कूल नोएडा की 12वीं कक्षा का छात्र हूँ। मेरा आज प्रधानमंत्री जी से सवाल है कि जैसा इस साल कॉलेज में एडमिशन की प्रक्रिया में काफ़ी बदलाव लाए गए हैं और इस साल बोर्ड परीक्षा के पैटर्न में भी काफ़ी बदलाव लाए गए हैं, तो इन सारे बदलावों के बीच में हम विद्यार्थी अभी बोर्ड परीक्षा पर ध्यान दें या फिर हम कॉलेज के एडमिशन की प्रक्रिया पर ध्यान दें, हम किस चीज़ को और अपनी तैयारी किस प्रकार करें? Thank you, Hari Om. Honorable Prime Minister, sir, just like Erica and Hari Om, many students from different parts of the country have expressed their anxiety and concern about whether to focus on studies, competitive exams,
board exam preparation or college admission. We all seek your guidance, Honorable Prime Minister, sir. वैसे दो अलग अलग प्रकार के सवाल हैं। एक विषय है कंपटीशन का और दूसरा विषय है कि ये एग्जाम दूं या वो एग्जाम दूं, और एक ही समय दो एग्जाम है तो क्या करूं। मैं नहीं मानता हूं कि हमने एग्जाम के लिए पढ़ना चाहिए, गलती वहीं हो जाती है। मैं इस एग्जाम के लिए पढ़ूंगा, फिर मैं इस एग्जाम के लिए पढ़ूंगा, इसका मतलब हुआ कि आप पढ़ नहीं रहे हैं, आप उन जड़ी बूटियों को खोज रहे हैं जो आपका काम आसान कर दें। और शायद इसी के कारण हमारे लिए अलग अलग एग्जाम अलग लगते हैं, कठिन लगते हैं। हकीकत ये है कि जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको पूर्ण रूप से हम पूरी तरह उसको आत्मसात करेंगे, फिर वो बोर्ड का एग्जाम है या एंट्रेंस एग्जाम है या जॉब के लिए कोई इंटरव्यू या एग्जाम है, कहीं पर भी हो सकता है एग्जाम। अगर आपने अपनी शिक्षा का पूर्ण रूप से एक साक्षात्कार किया है, आत्मसात की है, तो आपको एग्जाम का रूप क्या है वो रुकावट नहीं बनता है। और इसलिए अपने आप को एग्जाम के लिए तैयार करने के दिमाग खपाने के बजाय अपने आप को योग्य शिक्षित व्यक्ति बनाने के लिए, विषय को मास्टर बनने के लिए हम मेहनत करें। फिर परिणाम जो मिलेगा सो मिलेगा। जहां पहली आएगी वो उसको पहले मुकाबला करेंगे, जब दूसरा आएगा दूसरे से मुकाबला करेंगे। लेकिन मुकाबला इसलिए करते हैं कि अब जो मैंने खिलाड़ी आपने देखा होगा, वो खिलाड़ी खेल के अंदर पारंगत होता है, किस लेवल की गेम के लिए खेलना है उसके लिए नहीं करता मेहनत। फिर वो तहसील में खेलेगा तो वहां अपना कर्तव्य दिखाएगा, डिस्ट्रिक्ट में खेलेगा वहां कर्तव्य दिखाएगा, नेशनल खेलेगा वहां कर्तव्य दिखाएगा, इंटरनेशनल खेलेगा वहां कर्तव्य दिखाएगा, और खुद भी इवॉल्व होता जाएगा। और इसलिए मैं मानता हूं कि हम फलानी एग्जाम के लिए ये जड़ी बूटी, उस एग्जाम के लिए ये जड़ी बूटी, उस चक्कर से निकल करके मेरे पास ये संपुट है, मैं लेकर के जा रहा हूं। अगर मैं वहां से निकला तो ठीक है, नहीं निकला तो मैं कोई और रास्ता ढूंढ लूंगा। तो मुझे लगता है कि एक तो इसमें ये सोचना चाहिए। दूसरा, कंपटीशन। देखिए दोस्तों, कंपटीशन को हम जीवन की सबसे बड़ी सौगात मानना चाहिए। अगर कंपटीशन नहीं है तो जिंदगी किस चीज की जी? फिर तो हम ऐसे ही खुश रहेंगे, वाह कोई कुछ नहीं है, हम है बस। ऐसा नहीं होना चाहिए। सचमुच में तो हमने कंपटीशन को इनवाइट करना चाहिए, तभी तो हमारी कसौटी होती है। मैं तो कहूंगा घर में भी कभी छुट्टी का दिन है, पढ़ना नहीं है, एग्जाम नहीं, कुछ नहीं है, तो भाई बहन बैठ करके कंपटीशन लगाओ। तुम 4 रोटी खाते हो, मैं 5 खाता हूं, तुम 5 खाते हो, मैं 6 खाता हूं। अरे करो तो कंपटीशन। जिंदगी को कंपटीशन हमने निमंत्रण देना चाहिए। कंपटीशन जिंदगी को आगे बढ़ाने का एक अच्छा माध्यम होता है, जो हमें अपना भी इवैल्यूएशन करने लगता है। दूसरा, मैं जिस पीढ़ी का हूं या आपके माता पिता जिस पीढ़ी के हैं, उनको वो चीजें नसीब नहीं थी जो आपको नसीब हो रही है। आप उस भाग्यवान जनरेशन में हैं जो भाग्य आपके पहले की किसी भी जनरेशन को इतनी बड़ी मात्रा में कभी नहीं मिला है। और वो है, जैसे कंपटीशन ज्यादा है तो चॉइस भी ज्यादा है, अवसर भी अनेक हैं। आपके परिवार में इतना अवसर नहीं थे। आपने देखा होगा, 2 किसान हो, मान लीजिए उसकी भी 2 एकड़ भूमि है, इसकी भी 2 एकड़ भूमि है, लेकिन एक किसान है, चलो भाई गुजारा करना है, गन्ना की खेती करते रहो, अपना गुजारा चल जाएगा।
दूसरा किसान है, वो सोचता है नहीं 2 एकड़ भूमि है, ऐसा करूंगा, 1/3 ये करूंगा, 1/3 ये करूंगा, 1/3 ये करूंगा, पिछले साल ये किया था तो इस बार ये करूंगा, ये 2 चीजें नहीं करूंगा। आप देखेंगे कि वो जो 2 एकड़ भूमि में ही ऐसे ही आराम से बैठा हुआ गुजारा कर लेता है, जिंदगी ठहर जाती है। जो रिस्क लेता है, नहीं होता है, वो इतना बढ़ जाता है कि जिंदगी में कहीं रुकने का नाम नहीं लेता है। वैसा ही हमारे जीवन में है। हमें गर्व करना चाहिए कि हम इतनी स्पर्धा के बीच में अपने आप को प्रूव कर रहे हैं और हमारे पास अनेक चॉइस है। ये स्पर्धा नहीं तो वो स्पर्धा नहीं तो वो स्पर्धा नहीं तो वो, ये रास्ता नहीं तो ये रास्ता, ये रास्ता नहीं तो ये रास्ता। मैं समझता हूं कि हम इसको अपॉर्चुनिटी माने, एक अवसर माने, और मैं इन अवसर को छोड़ूंगा नहीं, मैं इस अवसर को कभी न कभी जाने नहीं दूंगा। ये भाव अगर पैदा करेंगे तो मुझे पक्का विश्वास है कि कंपटीशन आपके लिए इस युग के सबसे बड़ी सौगात के रूप में आप अनुभव करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने हमें ज्ञान को आत्मसात करने की प्रेरणा दी, जिससे जीवन में सफलता मिलती है। आपका धन्यवाद। श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी, नवसारी गुजरात से एक अभिभावक सुश्री सीमा चिंतन देसाई आपके सम्मुख एक प्रश्न रखना चाहती हैं। महोदया, कृपया अपनी बात रखें। मोदी जी, नमस्ते। I'm Seema Chintan Desai from Navsari, a parent. Sir, आप इतने सारे यंगस्टर्स के आइकन हो, रीजन। आप सिर्फ बोलते हैं और जो बोलते हो वो करके दिखाते हो। सैल्यूट्स। सर, एक प्रश्न है। भारतीय ग्रामीण अंचल की बालिकाओं हेतु अनेक योजनाएं चल रही हैं। इसकी प्रगति के लिए हमारा समाज क्या योगदान दे सकता है? कृपया मार्गदर्शन दें। धन्यवाद। धन्यवाद महोदया। मान्यवर सीमा चिंतन देसाई जी ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं की शिक्षा को लेकर चिंतित हैं और श्रीमान से जानना चाहती है कि इस दिशा में आपके मंतव्य क्या हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी। वैसे मैं समझता हूं कि स्थितियां काफी बदली हैं। पहले के समय में जब शिक्षा की बात आती थी तो माँ बाप को लगता था कि बेटे को पढ़ाना चाहिए। अपने लिमिटेड संसाधन से भी उनको लगता था कि इतने ही स्थिति है, चलो बच्चा पढ़ेगा तो कुछ कमाएगा। और कभी कभी कुछ माँ बाप ये भी कह देते थे, अरे बेटी को पढ़ा के क्या करना है भाई, उसको नौकरी थोड़ी करवानी है, अब वो तो अपना ससुराल जाएगी, वो अपना जिंदगी का गुजारा कर लेगी। ये मानसिकता का कोई एक कालखंड था। हो सकता है आज भी कुछ गांवों में कहीं पर इस प्रकार की मानसिकता बची हुई होगी, लेकिन बाय एंड लार्ज आज स्थितियां बदली है और समाज बेटियों के सामर्थ्य को जानने में अगर पीछे रह गया तो वो समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता। कभी कभी तो आपने ऐसे परिवार देखे होंगे जहां पर ये कहते होंगे भाई बेटा तो होना ही चाहिए ताकि बुढ़ापे में काम आएगा, बेटी तो क्या है वो तो ससुराल चली जाएगी, वो क्या काम की। ऐसी भी एक सोच हमारे समाज में है और कभी तो थी, लेकिन इतिहास अनुभव करता है और मैं इन चीजों को बड़ी बारीकी से देखता हूं। मैंने ऐसी कई बेटियां देखी है जिन्होंने माँ बाप की इकलौती बेटी, माँ बाप के सुख और उनकी बुढ़ापे की चिंता के लिए खुद ने शादी नहीं की और माँ बाप की सेवा में जिंदगी खपा दी, जो बेटा नहीं कर सकता।
ये बेटियों ने किया है। और मैंने ऐसे भी परिवार देखे हैं कि घर में 4 बेटे हैं, 4 बेटों को 4 बंगला है, सुख चैन की जिंदगी है, दुख कभी देखा नहीं है, लेकिन मां बाप वृद्धाश्रम में जिंदगी गुजार रहे हैं। ऐसे भी बेटे मैंने देखे। इसलिए पहली बात है, समाज के अंदर बेटे बेटी एक समान, कोई भेदभाव नहीं, ये आज के युग की अनिवार्यता है और हर युग की अनिवार्यता है। और भारत में कुछ विकृतियां आई हैं, आने के कुछ कारण रहे होंगे, लेकिन ये देश गर्व कर सकता है। अगर गवर्नेंस की बात याद करें तो किसी जमाने में अहल्या देवी का नाम आता था बेस्ट गवर्नेंस के रूप में। कभी वीरता की बात आए तो रानी की झांसी लक्ष्मीबाई का नाम आता था वीरता के लिए। बेटियां ही तो थी। यानी कोई युग ऐसा नहीं होगा। और हमारे यहां तो विदुषी, ज्ञान का भंडार बेटियों ने करके दिखाया है। तो पहले तो हमारी अपनी मानसिकता, दूसरा आज स्थिति बदली हुई है। आज तो आप देखेंगे नए जो बच्चे स्कूल आते हैं ना, तो बेटों से ज्यादा बेटियों की संख्या होती है। ये हिसाब आ रहा है। आज जो बेटियों के एस्पिरेशंस हैं, आकांक्षाएं हैं, वो कुछ कर गुजरने का जो जज्बा है, शायद कोई भी हिंदुस्तानी गर्व करे ऐसा है। और उसको हमने अवसर देना चाहिए और अवसर हमने इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहिए। कोई एक परिवार अपने तरीके से कर ले ऐसा नहीं। जैसे आपने देखा होगा खेलकूद में, आज खेलकूद में किसी भी स्तर का खेल चलता होगा, भारत की बेटियां हर जगह पे कहीं न कहीं अपना नाम रोशन कर रही है। विज्ञान का क्षेत्र देखिए, इतने बड़े बड़े अचीवमेंट विज्ञान के आते हैं, तो देखोगे तो उसमें आधे से अधिक तो हमारी बेटियों ने कुछ न कुछ पराक्रम होता है विज्ञान के क्षेत्र में। आप 10वीं 12वीं के रिजल्ट देख लीजिए, बेटों से ज्यादा बेटियां ज्यादा लाती है। पढ़ने की पास होने वाली की संख्या बेटियों की ज्यादा होती है। तो आज हर परिवार के लिए बेटी एक बहुत बड़ी एसेट बन गई है, बहुत बड़ा परिवार की शक्ति बन गई है। और ये बदलाव अच्छा है। ये बदलाव जितना ज्यादा होगा उतना लाभ होगा। अब आप देखिए, तो गुजरात से ही है जिन्होंने सवाल पूछा है। गुजरात में जैसे पंचायती राज व्यवस्था, अच्छी पंचायती राज व्यवस्था है। 50% इलेक्टेड बहनें हैं। कानूनन व्यवस्था है कि 50%, लेकिन एक्चुअली चुनाव के बाद स्थिति ये बनती है कि चुनी हुई महिलाओं की संख्या 53%, 54%, 55% है। यानी वो अपने रिजर्व सीट से तो जीती है, लेकिन वो सामान्य सीट से भी जीत करके 55% तक कभी कभी जाता है और पुरुष 45% पे आ जाते हैं। इसका मतलब समाज का भी माताओं बहनों पर विश्वास बढ़ा है, तभी तो जाकर के वो जनप्रतिनिधि बनकर के आते हैं। जब आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आज हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा, आज तक के कालखंड की सबसे ज्यादा विमेन एमपी है। और गांव में है कि जो पढ़ी लिखी बेटियां हैं उनको लोग ज्यादा चुनना पसंद करते हैं। भले वो 5वीं हैं तो 7वीं वाली बच्ची को, बहन को चुनाव में जीतने के पसंद, 7 के सामने कोई 11वीं वाली है तो उसको पसंद करेंगे। यानी समाज में भी शिक्षा के प्रति सम्मान का भाव हर स्तर पर नजर आ रहा है। आज आप एजुकेशन फील्ड देख लीजिए, शायद कभी न कभी तो पुरुषों की तरफ से मांग आने की संभावना है। मैं किसी को रास्ता नहीं दिखा रहा हूं, पॉलिटिकल पार्टी वालों को, लेकिन कभी कभी संभावना है कि पुरुष जुलूस निकालेंगे कि टीचर में हमारा इतना % आरक्षण तय करो, क्योंकि ज्यादातर टीचर हमारी माताएं बहनें हैं। उसी प्रकार से नर्सिंग में ज्यादातर जो सेवा भाव, मातृभाव होता है, वो आज नर्सिंग के क्षेत्र में भारत का गौरव बढ़ा रहा है। भारत की नर्सिंग दुनिया में जहां जा रही है, भारत की आन बान शान बढ़ा रही है। इवन पुलिसिंग में
पुलिसिंग के अंदर आज हमारी बेटियां बहुत बड़ी मात्रा में आ रही हैं। अब तो हमने एनसीसी में बेटियां, सैनिक स्कूल में बेटियां, आर्मी में बेटियां, जीवन के हर क्षेत्र में, और ये सारी चीजें इंस्टीट्यूशनलाइज हो रही है। और मुझे समाज से भी यही आग्रह है कि आप बेटे बेटी में कोई अंतर मत कीजिए, दोनों को समान अवसर दीजिए। और मैं कहता हूं शायद समान इन्वेस्टमेंट से ही, समान अवसर से ही अगर बेटा 19 करेगा तो बेटी 20 करेगी। श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी, बेटियां घर, समाज, राष्ट्र की शोभा है। उनकी आकांक्षाओं को आपकी प्रेरणा से नई उड़ान मिली है। आपका धन्यवाद। Honorable Prime Minister Sir, we are privileged and blessed to have received first-hand insights and inspiration from you today. Keeping in mind your valuable time, I now invite the two final questions. Dumpala Pavitra Rao, a class 12 student from Kendriya Vidyalaya Sector 8, R.K. Puram, New Delhi, is curious to know the answer to her question. Pavitra Rao, kindly ask your question. या माइक दीजिए। नमस्कार प्रधानमंत्री जी, मैं पवित्रा राव केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 8 रामकृष्णपुरम नई दिल्ली में 12वीं कक्षा की हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी, जैसा कि हमारा भारत और तरक्की करने के लिए अग्रसर है, इसको कायम रखने के लिए हमारी नई पीढ़ी को और क्या कदम उठाने होंगे? आपके मार्गदर्शन से भारत स्वच्छ तो हुआ ही है, और आने वाली पीढ़ी इसके पर्यावरण संरक्षण में और क्या योगदान दे? कृपया मार्गदर्शन करें। धन्यवाद सर। थैंक यू पवित्रा। मान्यवर, नई दिल्ली से 11वीं कक्षा के छात्र चैतन्य लेले अपने मन में उठने वाले इसी प्रकार के एक अन्य प्रश्न का समाधान चाहते हैं। चैतन्य, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। प्रणाम माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरा नाम चैतन्य है। मैं कक्षा 11वीं का डीएवी विद्यालय का छात्र हूँ। मेरा आपसे प्रश्न यह है कि हम अपने पर्यावरण को स्वच्छ और बेहतर कैसे बना सकते हैं? धन्यवाद। धन्यवाद चैतन्य। Honorable Prime Minister Sir, the youth of India, just like Pavitra and Chaitanya, want to breathe in a clean and green India. A dream close to your heart. We all wish to know how to keep India and our environment pristine and perfect in every sense of the word. We all look forward to your guidance. Sir. वैसे ये परीक्षा पे चर्चा से जुड़ा विषय तो नहीं है, लेकिन जैसे परीक्षा के लिए अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए, वैसे पृथ्वी को भी एक अच्छे एनवायरनमेंट की जरूरत होती है। और हम लोग तो पृथ्वी को मां मानने वाले लोग हैं। मैं सबसे पहले तो आज मुझे अवसर दिया है तो मैं सार्वजनिक रूप से हमारे देश के बच्चों को, बालक बालिकाओं का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं। और मैं अनुभव करता हूं कि मैं प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार जब 15 अगस्त को लाल किले से भाषण कर रहा था, तो मेरे भाषण के बाद ज्यादातर लोगों ने सवालिया निशान लगा डाले थे कि ठीक है, मोदी जी ने कह तो दिया, लेकिन हो सकता है क्या? और उस समय मैंने स्वच्छता की बात कही थी। थोड़ा ये भी अचरज था कि देश का प्रधानमंत्री, ये तो जगह ऐसी है कि वहां स्पेस की बात करनी चाहिए, विदेश नीति की बात करनी चाहिए, सैन्य शक्ति की बात करनी चाहिए। ये आदमी कैसा है, स्वच्छता की बात कर रहा है? कईयों को आश्चर्य हुआ था। लेकिन जो भी आशंकाएं व्यक्त की गई थी, उन सबको
गलत सिद्ध करने का काम अगर किसी ने किया हो या स्वच्छता के मेरे भावना को चार चांद लगाने का अगर किसी ने काम किया हो तो वो मेरे देश के बालक बालिकाओं ने किया है। स्वच्छता की इस यात्रा में आज हम जहां भी पहुंचे हैं, अगर उसकी मैं सबसे ज्यादा क्रेडिट अगर किसी को देता हूं तो मेरे देश के बालक बालिकाओं को देता हूं। मैंने ऐसे सैकड़ों प्रसंग सुने हैं जहां 5-5, 6-6 साल के बच्चों ने अपने दादा दादी नाना नानी को टोका है दिन में 10 बार कि इधर मत डालो, मोदी जी ने मना किया है, इधर मत फेंको, मोदी जी को अच्छा नहीं लगेगा। ये बहुत बड़ी ताकत है और आप शायद उसी पीढ़ी के होने के कारण आपने भी उसी भावना के साथ सवाल पूछा है। मैं आपके सवाल का स्वागत करता हूं। ये बात सही है कि आज पूरा विश्व ग्लोबल वार्मिंग के कारण, एनवायरनमेंट के कारण बहुत परेशान है और उसका मूल कारण है कि हमने अपने संसाधनों का मिसयूज किया है। हमारे पास परमात्मा ने जो व्यवस्थाएं दी हैं उसको हमने बर्बाद कर दिया है। अब हमारा दायित्व है, अगर आज मैं पानी पी रहा हूं या मेरा भाग्य में पानी है, आज अगर मैं कहीं नदी देख पा रहा हूं, आज अगर मैं किसी पेड़ की छाया में खड़ा हूं, तो उसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये मेरे पूर्वजों ने मेरे लिए छोड़ा हुआ है। जिस चीज को आज मैं उपभोग कर रहा हूं वो मेरे पूर्वजों ने मेरे लिए दिया है। क्या मेरे बाद की पीढ़ी को मुझे भी कुछ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अगर मैं बचाऊंगा नहीं तो दूंगा क्या? और इसलिए जैसे हमारे पूर्वजों ने हमें दिया, उनका ऋण स्वीकार करने के लिए और हमारी आगे की पीढ़ी को देने के लिए जिम्मेवारी स्वीकार करते हुए हमने अपना दायित्व निभाना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है। अब ये कोई सरकारी कार्यक्रम से सफल नहीं होता है। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि भाई सिंगल यूज प्लास्टिक, इससे बचना चाहिए, लेकिन हमारे ही परिवार में भाषण भी हम करते हो सिंगल यूज प्लास्टिक से बचना चाहिए, लेकिन शादी का कार्ड अगर हम किसी ने का आता है घर में देखते हैं तो उस पर एक प्लास्टिक का बहुत सुंदर रैपर करके आता है, हम निकाल करके फेंक देते हैं। अब ये हम जो सोचते हैं उसके विपरीत है। तो सहज स्वभाव कैसे बने? कम से कम मेरे परिवार में मैं सिंगल यूज प्लास्टिक बिल्कुल हमारे घर में उपयोग नहीं करने दूंगा। तो हम एनवायरनमेंट के लिए कुछ न कुछ मदद कर रहे हैं। और अगर देश के सभी बच्चे इस काम को करने लग जाएं तो फिर आज जो हमारे, आपने देखा होगा, मैं गुजरात में पशु आरोग्य मेले लगा रहा था जब मैं मुख्यमंत्री था, और पशु आरोग्य मेले लगाता तो आपको हैरानी होगी, मैं गुजरात के अंदर पशुओं की दांत की ट्रीटमेंट, डेंचर ट्रीटमेंट करवाता था। पशुओं को मोतीबिंदु होता है, मोतीबिंदु का काम करता था, और कुछ पशुओं के ऑपरेशन करने पड़ते थे। तो मैं एक बार एक गाय देखा, उसके पेट में से कम 40 केजी प्लास्टिक निकला था। अब ये मानवता के विरुद्ध का काम है। अगर ये हमारे अंदर संवेदना पैदा होती है कि मुझे तो अच्छा लगता है, चलो भाई हल्की फुल्की थैली है लेकर के जाना अच्छा लगता है और फिर फेंक देता हूं, हमें अब
यूज एंड थ्रो उस कल्चर से बचना पड़ेगा और हमें रीयूज, रिसाइकल, और ये भारत में कोई नयापन नहीं है, ये हमारे यहां तो सालों से परिवार में आदत रही हुई है। हम जितना ज्यादा संसाधनों का उपयोग करेंगे हम पर्यावरण को बर्बाद करेंगे। हम जितने संसाधनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे हम पर्यावरण की रक्षा। अब आज देखिए हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ये भी पर्यावरण के लिए एक संकट बनते जा रहे हैं। आपने देखा होगा भारत सरकार ने अभी स्क्रैप पॉलिसी निकाली हुई ताकि जो पुरानी गाड़ियां हैं जो प्रदूषण पैदा करती है उनको खत्म करो, उसमें से भी कुछ कमाई करो और नई गाड़ी लाओ। उस दिशा में एक बहुत बड़ी मात्रा में काम चलने वाला है। उसी प्रकार से हम जानते हैं पानी का क्या महत्व है, पौधे का क्या महत्व है, प्रकृति का क्या महत्व है, हम उसके प्रति सेंसिटिव है क्या, और ये सहज स्वभाव बनाना चाहिए। अगर ये स्वभाव बनना है, आपने देखा होगा COP26 में मैंने एक विषय रखा था, यूके में कॉन्फ्रेंस हुई थी दुनिया की, और मैंने कहा था उसमें कि लाइफस्टाइल इज ए प्रॉब्लम। हमारी जो लाइफस्टाइल है, और इसलिए कहा कि एक मिशन लाइफ की आवश्यकता है, और मैंने मिशन लाइफ के लिए वहां शब्द तय किया था कि लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, लाइफ LIFE। मैं समझता हूं कि हम भी अपने जीवन में, बहुत छोटी आयु है, 4 मंजिला मकान है और हम भी लिफ्ट में जाते हैं, अरे हम कोशिश करें हम चढ़ जाएंगे, क्या है, तो हमारा हेल्थ भी को भी फायदा होगा, हम एनवायरमेंट को मदद करेंगे। छोटी छोटी चीजें हम अपने जीवन में लाएंगे, और इसलिए मैंने कहा था कि हमें दुनिया में P3 मूवमेंट चलाने की जरूरत है, प्रो प्लेनेट पीपल, प्रो प्लेनेट पीपल। ये P3 मूवमेंट, उससे से ज्यादा लोग जुड़े और कॉन्शियस रहकर के इसको प्रयास करेंगे तो मैं समझता हूं कि हम चीजों को लाभ करेंगे। दूसरा, हम आज जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, आजादी के 75 साल, आज की जो पीढ़ी है वो अपने जीवन की सबसे सफल पलों से गुजरती होगी, तब देश शताब्दी मनाता होगा। मतलब ये 25 साल आपकी जिंदगी का है, आपके लिए है। आपका योगदान इस 25 साल में क्या हो ताकि हमारा देश उस जगह पे पहुंचे, हम गर्व के साथ देश की शताब्दी आन बान शान के साथ दुनिया के सामने एक चेहरा ऊंचा रख करके मना सके। हमने अपने जीवन को उससे जोड़ना चाहिए, और उसका एक सिंपल सा मार्ग है कर्तव्य पर बल देना। अगर मैं मेरे कर्तव्यों का पालन करता हूं, मतलब कि मैं किसी के अधिकार की रक्षा करता हूं, फिर कभी उसको अधिकार के लिए मांग करने के लिए निकलना ही नहीं पड़ेगा। आज समस्या ये है कि हम कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं, इसलिए अधिकार के लिए उसको लड़ना पड़ता है। हमारे देश में किसी को अपने अधिकारों के लिए लड़ना न पड़े, ये हमारा कर्तव्य है, और उस कर्तव्य का उपाय भी हमारा कर्तव्यों का पालन है। अगर हम कर्तव्यों का पालन करते हैं, हमारे लिए जो जिम्मेवारियां हैं उसको पूरा करते हैं। अब देखिए हमारे देश ने, पूरे दुनिया के लोग, हमारे यहां तो इन चीजों की चर्चा करते हैं तो लोगों को डर लगता है कहीं मोदी के खाते में हो जाएगा, मोदी का जय जयकार हो जाएगा, इसलिए जरा संकोच करते हैं इसका जय जयकार करने में। लेकिन जो हमारे यहां वैक्सीनेशन हुआ है, उसमें भी जब मैंने स्कूली बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शुरू किया, और जिस तेजी से हमारे देश में बच्चों ने दौड़ दौड़ करके वैक्सीन ले लिया, ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। आप सबका वैक्सीनेशन हो गया है? हाथ ऊपर करिए, हाथ ऊपर करिए। सबका वैक्सीनेशन हो गया? अगर दुनिया के किसी देश में ऐसे सवाल को पूछने की हिम्मत नहीं कर सकता है, हिंदुस्तान के बच्चों ने भी ये करके दिखाया है कि मतलब कि हमने अपना कर्तव्य का पालन किया। ये कर्तव्य का पालन भारत की आन बान शान बढ़ाने का कारण बन गया है। उसी प्रकार से हमारे देश को आगे बढ़ाना हो, प्रकृति की रक्षा करनी हो, पर्यावरण की रक्षा करनी हो,
तो मुझे पक्का विश्वास है कि हम अपने कर्तव्य को सजगता रूप अगर लगाएंगे, काम करेंगे, तो हम इच्छित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी द्वारा परीक्षा पे चर्चा 2022 ने हमारे जैसे करोड़ों बच्चों, शिक्षकों, अभिभावकों की बेचैनी को उत्साह, उमंग एवं सफलता की ललक में बदल दिया। हम कृतज्ञ हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके स्वर्णिम उद्बोधन के लिए हम अत्यंत आभारी हैं। This brings us to the end of this splendid morning of inspiration and encouragement, of moments that will forever stay etched in our reminiscences. We express our heartfelt gratitude and thanks to Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji for having spared his valuable time to be here with us and for inspiring us with his magnetic persona. Thank you so much, sir. आप सब, आपके अनाउंसर आ जाए यहाँ, सारे सबको बुला लीजिए। कुछ इधर आ जाए, कुछ इधर आ जाए। देखिए, आज मैं सबसे पहले तो इनको बधाई देना चाहता हूं। इन सब ने इतने बढ़िया तरीके से इन सारी चीजों को कंडक्ट किया है, कहीं पर भी आत्मविश्वास की कमी नजर नहीं आई। आपने भी बारीकी से ऑब्जर्व किया होगा, मैं बराबर ऑब्जर्व करता था। ऐसा सामर्थ्य यहां बैठे हुए हर एक में होगा, जो टीवी पर देखते होंगे उनमें भी होगा, और जो नहीं देखते होंगे उनमें भी होगा। जीवन में जो सवाल के दायरे में नहीं है, लेकिन मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हम सचमुच में जीवन में आनंद की अनुभूति करनी है, तो अपने आप को एक क्वालिटी विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। अगर उस विधा को हम डेवलप करेंगे तो आप हमेशा आनंदित रहेंगे, और वो है गुणों के पुजारी बनना। किसी में भी हम गुण देखते हैं, क्वालिटी देखते हैं, तो हम उसके पुजारी बनते हैं। उससे उसको तो ताकत मिलती है, हमें ताकत मिलती है, हमारा स्वभाव बन जाता है कि जहां भी देखें अच्छी चीजों को ऑब्जर्व करें, कैसे अच्छा है वो ऑब्जर्व करें, उसको हम स्वीकार करने का प्रयास करें, खुद को उसमें ढालने का प्रयास करें, इनोवेट करने का प्रयास करें, जोड़ने का प्रयास करें। अगर हम ईर्ष्या भाव पनपने देते हैं, देखो यार ये तो मेरे से आगे हो गया, देखो उसका कुर्ता तो मेरे से भी ज्यादा अच्छा है, देखिए यार ये इसके तो परिवार में इतना अच्छा वातावरण है, उसको तो कोई तकलीफ ही नहीं है। अगर यही कंपटीशन मन में पड़ी रहती है तो हम धीरे 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 बहुत ही अपने आप को छोटा करते जाते हैं, हम कभी बड़े नहीं बन सकते। हम औरों के सामर्थ्य को, औरों की विशेषताओं को, औरों की शक्तियों को जानने समझने का सामर्थ्य विकसित करेंगे तो उन विशेषताओं को अपने में लाने का सामर्थ्य अपने आप विकसित होना शुरू हो जाएगा। और इसलिए मैं अपनी जिंदगी में सफल होने के लिए आप सबसे आग्रह करूंगा कि जीवन में जहां भी मौका मिले, जो विशेष है, जो अच्छा है, जो सामर्थ्यवान है, उसके प्रति आपका झुकाव होना चाहिए, उसको जानने का, समझने का, स्वीकार करने का बहुत ही उम्दा मन होना चाहिए। कभी भी ईर्ष्या का भाव नहीं होगा, कभी भी हमारे मन में प्रतिशोध की भावना पैदा नहीं होगी, हम एक बड़े आनंद और सुख की जिंदगी जी पाएंगे। इसी एक अपेक्षा के साथ मैं फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, सभी विद्यार्थियों का अभिनंदन करता हूं, और मैं शिक्षा विभाग का अभिनंदन करता हूं कि इतना शानदार कार्यक्रम आप सबने योजना की, और आप सब नौजवानों से मुझे मिलने का मौका मिला। कुछ लोगों को लगता होगा कि मोदी परीक्षा की चर्चा क्यों करते हैं, एग्जाम्स में तो ठीक है, टीचर ने बहुत कुछ समझा दिया होगा।
आपका लाभ होता है कि नहीं होता है मुझे मालूम नहीं है, मेरा लाभ होता है। मेरा लाभ ये होता है कि जब मैं आपके बीच में आता हूं तो मैं 50 साल छोटा हो जाता हूं और मैं अपने आप को आपकी उम्र से कुछ सीख करके ग्रो करने की कोशिश करता हूं। यानी मेरी पीढ़ी नहीं बदलती है, मैं आपके साथ जुड़ने के कारण हमेशा आपके मन को समझता हूं, आपकी आशा आकांक्षाओं को समझता हूं, मेरी जिंदगी को उसमें ढालने की कोशिश करता हूं और इसलिए ये कार्यक्रम मुझे बनाने में काम आ रहा है, मेरे सामर्थ्य को बढ़ाने में काम आ रहा है और इसलिए मैं आपके बीच आता हूं। मुझे आज अपने को ढालने के लिए, अपने को घड़ने के लिए, खुद को कुछ सीखने के लिए आप सबने समय दिया, इसलिए मैं आपका आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम आपका? कहां से हो? सब बरेली जिया श्रीवास्तव सर। जिया श्रीवास्तव। देवांग ब्रिजवासी। कहां से हो? नैनीताल, जीएनवी नैनीताल। पद्मा कहां से हो? ले लद्दाख। सृजन वर्मा सर, गया बिहार। चलिए, बहुत आनंद। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। These moments तो देखिए, सुबह 11 बजे से शुरू हुई परीक्षा पर चर्चा का अब समापन हुआ है ठीक 1:30 बजे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस 2.5 घंटे तमाम स्टूडेंट्स के साथ संवाद किया, उनके सवालों के जवाब दिए। और देखिए, जो समापन किया गया इस कार्यक्रम का, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितनी खूबसूरत बात कही कि उम्र, बढ़ती हुई उम्र सिर्फ एक नंबर है, क्योंकि उन्होंने कहा कि इन बच्चों के बीच में आके इनके तनाव को कम करना ही एक वजह नहीं है, बल्कि इन बच्चों के बीच में आके वो खुद 50 साल पीछे चले जाते हैं, यानी कि बच्चों के साथ बच्चों जैसा वो महसूस करने लगते हैं। अब देखिए, ये कार्यक्रम खत्म हो चुका है। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम से आपके सामने सीधी तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे इम्तिहान के समय में अपने स्ट्रेस को कम करने कर स्ट्राइक करें, कैसे स्ट्रेस को कम करें, तनाव मुक्त हो, इसके लिए चर्चा की और वो मंत्र दिए, वो गुर्दे दिए इन बच्चों को जो इन तक पहुंचने बेहद जरूरी थे कि बिल्कुल तनाव मुक्त होके अपने लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ें। ना सिर्फ परीक्षा, बल्कि परीक्षा के बाद आने वाले नतीजों का बिल्कुल भय मन में नहीं होना चाहिए। पढ़ाई करें और अपने पर भरोसा रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं और इस बीच उन्होंने सोशल मीडिया का भी जिक्र किया था। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, तालकटोरा स्टेडियम से आती हुई तस्वीरें हैं, परीक्षा पर चर्चा के दौरान की तस्वीरें हैं। नरेंद्र मोदी इस समय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए इस समय बच्चों के बीच में, और ये विकलांग बच्चे के साथ चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें कैमरे में कैद हो रही हैं। ये सीधी तस्वीरें, बातचीत इस बच्चे से कर रहे हैं। क्या बातचीत हो रही है ये हम अपने सहयोगी से बात करके पता लगाएंगे, लेकिन तस्वीरें बहुत ही खूबसूरत हैं। छोटे छोटे बच्चे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलके बहुत खुश, उत्साह से भरे हुए सुबह से आती हुई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। पूरे देश में आज बच्चे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे। इस बीच उत्तराखंड आपको लिए चलते हैं। पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड, क्या कुछ बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं। बताइए, एग्जाम आ रहे हैं, इसलिए तो गर्मी नहीं लग रही है। चलिए, डर लग रहा है? अभी प्रधानमंत्री जी ने बताया था ना, आप लोगों ने, सब लोगों ने ध्यान से सुना प्रधानमंत्री जी की स्पीच? चलिए, देखिए, डर सबको लगता है और अच्छी बात है डर लगना भी। और बचपन में हम जब छोटे थे तो मुझे भी डर लगता था। हमारे शिक्षा मंत्री जी बैठे धन सिंह रावत जी, इनको भी डर लगता होगा। और हमारे सचिव साहब IAS है, देखिए मीनाक्षी सुंदरम जी, इनको भी डर लगता होगा। क्यों मीनाक्षी लगता नहीं? सबको डर लगता है। अच्छी बात है, हमको उस डर का जो है सकारात्मक रूप से उपयोग करना चाहिए। अब आप कहेंगे वो कैसे? डर लगना चाहिए, उसका उपयोग करना चाहिए। मैंने कहा, आप लोग समझ पा रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? हमारे जो वैज्ञानिक हैं उनका कहना है
कि हम कोई भी काम 21 दिन तक लगातार करते हैं तो हमारी आदत हो जाती है। पहले तो डर लग रहा है, फिर डर इसलिए लग रहा है कि हमारी परीक्षा आने वाली है। अब परीक्षा आने वाली है तो उसके लिए किसी अच्छे काम की अगर कोई शुरुआत हो रही है, अगर हम 21 दिनों तक सुबह उठने का प्रयास करेंगे जल्दी, तो क्या होगा बताइए? कौन सी आदत पड़ जाएगी? जो वैज्ञानिकों ने कहा है, क्या कहा है? 21 दिन तक जो भी काम हम करते हैं वो हमारी आदत बन जाती है। और कुछ दिनों के बाद देखेंगे कि आपकी जो है ये आदत में आ जाएगा कि सुबह उठने में आपको कोई डर नहीं लगेगा, कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भी एक सैनिक का पुत्र हूं और इसी कारण से अनुशासन को मैंने अपने जीवन में पूरी तरह से अपनाया हुआ है। सर्दियों के दिनों में मैं 6 बजे उठ जाता हूं, 1 बजे सो चाहे 2 बजे सो, 6 बजे उठने की आदत है। और जब जैसे गर्मी आ जाती है तो मैं 5 बजे उठ जाता हूं। और ये आदत मैंने अपने पिताजी से ज्यादा अपनी माँ से सीखी, क्योंकि मेरी माँ वो मुझसे पहले उठ जाती थी और सवेरे जल्दी उठती थी। इसलिए हम लोग कोई भी काम दूसरों से भी वही काम कह सकते हैं जो हम स्वयं पहले कर सकते हैं या स्वयं पहले कर पाए। माताजी पहले उठती थी तो उनको देखा देखी जो है हम सभी भाई बहन सुबह जल्दी उठ जाते थे। हमारे देश के राष्ट्रपति रहे प्रोफेसर कलाम, उनको हम सब लोग प्यार से क्या कहते थे? चचा कलाम। चचा कलाम को जानते हैं ना आप लोग? अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो हमारे देश के बच्चों से और आने वाली पीढ़ियों से उनको बहुत लगाव था और उन्होंने बहुत सारे सपने देखे थे। उन सपनों में उन्होंने बहुत सारे हमारे लिए बहुत सारी किताबें लिखी, मिजाइल मैन के नाम से, विजन 2020, रामेश्वरम से लेकर राष्ट्रपति भवन तक उनके सफर के बारे में बहुत सारी चीजें हैं। उन्होंने कहा कि इस संसार को केवल, इस राष्ट्र को भी केवल 3 लोग बदल सकते हैं, उसमें माता पिता और हमारे जो गुरु हैं, जो हमारे शिक्षकगण हैं। इसलिए आज के समय में जैसे प्रधानमंत्री जी पूछ रहे थे ना कि कितने लोगों के माता पिता चिंतित हैं। पढ़ते आप लोग हैं लेकिन माता पिता के बारे में वो पूछ रहे थे। तो आप सबके ऊपर माता पिता और गुरुओं से कहना चाहता हूं कि आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और ये बात मैं एक मुख्यमंत्री होने के नाते नहीं कह रहा हूं, बल्कि एक अभिभावक होने के नाते कह रहा हूं। जैसा आज के इस परीक्षा पर चर्चा पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबके बीच में कही है, क्योंकि आजकल बच्चों को नहीं बल्कि उनके माता पिता को अधिक टेंशन है। मैं देखता हूं हमारे समय में तो चूंकि हम लोग खुद तख्ती में पढ़ते थे और स्कूल हम लोग तख्ती लेकर जाते थे। आप लोगों ने देखा क्योंकि तख्ती में तो आपको देखा ही नहीं होगा किसी ने, इन बच्चों ने तो देखा नहीं होगा, लेकिन वो मैडम जो हंस रही है आपने तो पढ़ा होगा तख्ती में। यहाँ कितने लोगों ने पढ़ा? जरा एक बार हाथ उठा दीजिए तो बड़ा अच्छा लगेगा। बहुत लोग हैं। तो बच्चे सोच रहे होंगे तख्ती क्या होती है। किशोर भाई आप नहीं पढ़ा? तो एक तख्ती में तख्ती होती थी और तख्ती हम लोग स्कूल लेके जाते थे। स्कूल में फिर उसमें जो है लिखते थे, दवात होती थी और उसमें कलम होती थी। उस दवात में खड़िया को घूमते थे और खड़िया को घूमने के बाद फिर कलम से लिखते थे
और अच्छा लिखते थे, बिल्कुल फर्स्ट क्लास, अच्छा एकदम समझ में आता था। और जब शाम को घर आते थे तो उसको हम लोग मिटा देते थे, उसको साफ करते थे। अब अगले दिन के लिए तख्ती तैयार कैसे होती थी? अगले दिन के लिए तख्ती तैयार ऐसे होती थी कि शाम को हमने जो खड़िया से लिखा है, दवात कलम से लिखा है, उसको मिटाया। घर में कोई पुराने वाले सेल, अब आजकल के समय में तो रेडियो धीरे धीरे बंद हो जा रहे हैं, पहले सेल थे टॉर्च में और रेडियो में, उसमें सेल लगते थे। तो वो सेल जो है जब पूरे यूज हो जाते हैं तो वो काले हो जाते हैं अंदर से। तो हम लोग बड़े संभाल के उनको रखते थे। उस सेल को फोड़ते थे और सेल को फोड़ने के बाद उसको गीला करते थे और गीला करने के बाद तख्ती को जो है पूरा लेप करते थे और रात में सूखने के लिए छोड़ देते थे। सवेरे जो है उसमें फिर उसको घोटा लगाते थे, दवात से घोटा लगाते थे ऊपर से, और वो तख्ती जो है ऐसे चमकने लगती थी जैसे आरसी बोलते हैं। बचपन में हम लोग आरसी बोलते थे, शीशे को, दर्पण को, जो आजकल मिरर बोलते हैं ना जिसको, उसको आरसी बोलते थे बचपन में हम लोग, यही बोलते थे ना। तो उसमें अपनी शक्ल भी बिल्कुल ऐसी दिखती थी। तो ऐसे हम लोगों ने उस समय में, वो समय इस प्रकार का होता था। आज के समय में तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, अभी प्रधानमंत्री जी जैसा सभी बोल ही रहे थे। तो उस समय में माता पिता को ज्यादा टेंशन नहीं होता था कि बच्चों को पढ़ाना है, पढ़ना है। वो तो बच्चे खुद ही करते थे, हम लोग खुद ही अपना काम करना, अपने कपड़े धोना, अपने करना, अपनी जो भी तख्ती है, अपने कॉपी किताब है, वो सब स्वयं संभालना, अपना रोटी स्कूल ले जाने की जो व्यवस्था है वो भी खुद ही करनी थी। तो ये सब हम लोगों ने देखा। तो आजकल जो है हमारे नौनिहालों का जो जीवन है, ऐसा करके कहीं हम लोग कठिन तो नहीं बना रहे हैं। मेरे मन में एक प्रश्न आता है कई बार, क्योंकि मेरा अभी मैं आज से 2 दिन पहले मैं अचानक थोड़ा किसी काम से करते करते अचानक मैं आ गया